अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। भाई ठंड पड़ रही है ठीक ठाक कराची में, लेकिन सियासी दर्जा हरारत किस तरफ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसा लगता है ऊपर हो रहा है, कभी ऐसा लगता है नीचे हो रहा है। सो कन्फ्यूजन है उस मामले को भी लेके, जैसे आजकल मुज़ाकरात कहा जा रहा है। कभी कहा जाता है मुज़ाकरात हैं, कभी कहा जाता है गैर रस्मी बातचीत है। अब मुज़ाकरात हैं, गैर रस्मी बातचीत है, ये भी एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत से हुकूमती लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि जब हम कहते थे मुज़ाकरात के लिए तो हमारे साए से भी दूर भागते थे, अब हमारा साया भी देखते हैं तो मुज़ाकरात के लिए पहुंच जाते हैं। फिर बाज़ हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई हम तक बाज़ाब्ता तो कोई पैगाम पहुंचा ही नहीं, कमेटी तो ज़रूर बन गई है लेकिन पैगाम कोई नहीं पहुंचा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि वो तो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात की, अब उसकी वजह जो भी हो सकती है, लेकिन उनके अपने ही बानी चेयरमैन खुश नहीं है ऐसा लगता है मौजूदा सूरत हाल से, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहर माहौल ज़रा अफाम तफहीम वाला बन गया है। कोई महाज़ाराई नहीं हो रही, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई धौंस धमकी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, शायद कोई गालम गलोच भी नहीं है, शायद कोई इल्ज़ामात की बौछार भी नहीं है। तो वो सूरत हाल उन्हें मुतमईन ना करती है ना कर रही है। अच्छा जी, अब इसी कन्फ्यूजन में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट चलिए हम ये कह लें कि मुज़ाकरात की तरफ अगर पेश रफ्त भी हो रही है तो एक मुस्बत डेवलपमेंट है। कन्फ्यूजन ऑल्दो बरकरार है। कल सेनेट में दोनों जानिब से अरकान की बातों से लग रहा था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। शायद PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने तस्लीम किया कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मैं पर्सनली यकीन जनाब, डायलॉग गुफ्तगू का दरवाज़ा जो है वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। हम तैयार हैं कि जितने हमारे ख़िलाफ़ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए सियासत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तो शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, क्योंकि अगर एतमाद नहीं होगा, ना आप मेरी बात सुनने की तौफीक करेंगे, ना मैं आपको इजाज़त दूंगा। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, बल्कि हर रोज़ हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। सो ये तो इनकी गुफ्तगू थी। उधर सेनेटर शायरी रहमान कल बहुत पुरजोश दिखाई थी। उनकी बातें PTI को शायद क्या तल्ख लगी होंगी, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ को अपनी अदाओं पर सोचने गौर करने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। होपफुली अब ये भी मानना पड़ेगा कि शायरी रहमान साहिबा की बातों से सियासी दानिश और तजर्बा साफ नज़र आ रहा था, झलक रहा था। लेट्स लिसन टू हर टुगेदर। इस वक्त माहौल हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। अभी तक आपको ये समझ बात नहीं आई है कि आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है, और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफ़ी मांगेंगे आपने क्या किया है। हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पर वो हो जो आपने करवाया। आपने 24 नवंबर को ये आपने प्रोवोक करवाया। अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत और फंडामेंटल का राइट्स का दौर वापस हो तो उसके रास्ते आप पहले बंद करें। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत PTI से मुज़ाकरात की हामी नज़र आ रही है। अब बाज़ लोगों की गुफ्तगू सुन के तो ऐसा लगता है कि वो शायद हामी नहीं है। जैसे तलाल चौधरी साहब कल GO पे बैठे हुए थे तो उनकी गुफ्तगू से तो ये तहस्सुर नहीं मिला कि हुक्मरान जमात हामी है मुज़ाकरात की, लेकिन बाज़ लोगों की गुफ्तगू से लगता है कि वो हामी हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली वज़ीर आज़म की बात करें तो वज़ीर आज़म मुतअद्दिद दफ़ा रिकन्सिलिएशन की बात कर चुके हैं। इवन जब अपोजिशन में थे जब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, जब फिर इख्तिदार में आए तब भी उन्होंने कहा कि आए बैठ कर
लेकर बात करें, शहबाज शरीफ बार बार PTI को बातचीत की दावत दे चुके हैं। नून लीग PTI के रवैये में तब्दीली पर अब अपेरेंटली कदर खुश है या बस अब उनको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात की दावत पर 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर कहा, मगर साथ ही PTI को बातचीत के तौर तरीके भी बताए। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल चाहिए, अगर हम ये कहते हैं जी कि चोर अब चोर नहीं है, डाकू अब डाकू नहीं है, हम चोरों से भी हाथ मिलाएंगे, डाकू से भी मिलाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फ़लाँ तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फ़लसफ़ा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए। सो ये गुफ्तगू भी चल रही है। बानी PTI और इमरान खान इस तमाम तर मुज़ाकराती माहौल से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है। कल अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखबारों में खबरें देखी तो ऐसा लगा जैसे जेल के बाहर तो दोस्ताना माहौल चल रहा है, सारे खुशी खुशी रह रहे हैं। हैरान हूँ कि डी चौक का मामला पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से क्यों नहीं उठाया गया। लेकिन मामला सिर्फ बानी PTI तक महदूद नहीं है। हुकूमती और अपोजिशन की कुछ शख्सियात अब भी ऐसी हैं जो सियासी कशीदगी के माहौल से शायद बाहर नहीं निकल रही हैं, लेकिन दोनों जानिब की संजीदा और तजर्बाकार क़यादत को अब इस बात को पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लड़ाई से ना पहले कुछ हासिल हुआ है ना अब कुछ मिल सकेगा। हालात यही रहे तो जमहूरियत के परिंदे की चोंच और दुम पहले ही गायब हो चुकी है। अब बचे कुचे जो पर हैं वो भी ना चले जाएं और ये मुल्क सियासी अफरा तफरी और इंतशार के भंवर में ना फंस जाए। ये हम तो कहते रहेंगे और हम आज भी हैं कि समझदारी का मुजाहरा किया जाए। पुरानी बातें अहम होती हैं लेकिन एट द सेम टाइम हाल और मुस्तकबिल की तरफ भी देखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, अभी स्टेटस है क्या? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही। बाज़ हुकूमती लोगों की गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि वो नहीं है हामी मुज़ाकरात के। बाज़ कहते हैं कि जी बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात और हम तक बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी तो बना दी, ये नहीं पहुंचा पैगाम कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सो किसी ने बाज़ाब्ता किसी भी हुकूमती शख्सियत से किसी भी सतह पर राब्ता किया है और कहा है कि लेट्स सिट एंड टॉक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इल्ज़ाम तो लगता रहा ना PTI के ऊपर कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहती गवर्नमेंट के साथ, और आप उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं कि जो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, लेकिन बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो नुमाइंदगी करते हैं TV के ऊपर आते हैं, वो लहजा इस तरह इस्तेमाल करते थे कि वो इश्तिहाल दिलाते थे और इश्तिहाल की वजह से यहाँ तक बातें पहुंची। अब देखिए, कुछ लोगों ने फैसला किया कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए और खान साहब को राजी किया और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कमेटी बनाई और वो उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल है जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मसले का हल निकालना चाहते हैं। अब हुकूमत को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये वो हुकूमत है जिसके दुम पे पैर रखो तो तब ये जाके काम करती है। अगर ये समझती है कि 26 नवंबर को इन्होंने लोगों को गोलियां मार के और भगा के ये समझ गए कि शायद स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये दोबारा फिर स्ट्रीट पावर शुरू होगी तो फिर जाके ये मानेंगे, अदरवाइज हम ये मौका है। शौकत साहब, आपने दुम पर पैर रखने की भी कई मरतबा कोशिश कर ली, कोई हासिल हुसूल हुआ नहीं। आपको लगता है कि इस मरतबा हुकूमत ये कहती है कि ये जो साथ में सिविल नाफरमानी की कॉल है ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते, इस तरह की कॉलें वापस हों, ख़त्म हों, बगैर इस तरह की किसी भी कॉल के फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए? देखिए, ये तो देखिए अपोजिशन का काम ये होता है कि जाहिर है उसका तो यही बस चलता है ना कि वो अपने सियासी जदोजहद करिए। एक सियासी जदोजहद होती है। अब सिविल नाफरमानी की काल से पहले कमेटी बन गई है और कमेटी बनने के बाद ये कहा गया है कि जी अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हम अपने काल वापस ले लेते हैं, अगर नहीं होते अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको क्या लगता है, अगर उनको ये अच्छा लगता है कि जी सिविल नाफरमानी का तारीख शुरू हो जाए तो ठीक है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हम तो सियासी लोग हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम
हम अगर पुरअमन एहतजाज भी करें तब भी हमें मारते हैं, अगर हम पुरअमन धरने के लिए जाते हैं तब भी हमें मारते हैं। तो बस मार रहे हैं तो मारे, जितना शौकत साहब जितनी मुश्किल से इस मुल्क की मईशत संभली है, आपको लगता है कि सिविल नाफरमानी की कॉल सियासी जद्दोजहद के ज़ुमरे में ही आती है और मुल्क और स्टेट को नुकसान पहुंचाने की हद नहीं क्रॉस करती? देखिए, बदकिस्मती से मुल्क में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, ह्यूमन राइट्स है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत जो है ये कोई कानूनी हुकूमत है या इस तरह है। लेकिन जो भी है, चलो हमने कह दिया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है ना, वो चाहे अच्छा, अब तक ये टीवी चैनल्स पे इत्तेफाक ये हुए हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपने यहाँ भी कई मरतबा दोहराया और उसको अप्रीशिएट भी किया जाना चाहिए कि अगर मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर हो रही है और माहौल होपफुली हम उम्मीद करते हैं बन रहा है, या आप लोगों की मुज़ाकराती कमेटी से ही किसी ने हुकूमती शख्सियात से रब्ता भी किया बाज़ाब्ता तौर पर? राना सना ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ भी होंगे, वो कह रहे हैं कि कमेटी तो बना दी है लेकिन हमें नहीं कहा किसी ने कि हमने आपसे बात करनी है। देखिए, इनकी तो सारी हुकूमतें टॉक शो पे चलती है, तो ये कैसे इनकार कर सकते हैं कि जी इनको पता नहीं है। अच्छा, देखिए, पहले तो यही टॉक शो में आके हम पे इल्जाम लगता था ना कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हालांकि हमारे बहुत सारे लोग मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह वो नहीं किया। अब भी ये देखें, एंगेजमेंट होती है, अगर ये एंगेज कर लें अपोजिशन को तो कमेटी बनी है, सबको पता चल गया। अब ये कोई वो नहीं है, वो दौर नहीं है कि हमें पता नहीं था। अब जाहिर है अगर सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हुई तो वो भी तो हमने अनाउंस किया ना, जिस तरह ये अनाउंस किया इस तरह ये कमेटी अनाउंस कर दी। पहले इनका गिला था, ये बात नहीं करना चाहते थे हमसे। अब ये देखिए, अब कोई गिला नहीं रहेगा, अब ना कोई शिकवा रहेगा। अब अच्छा, ये जो हुकूमत कह रही है कि ये अब याद आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का होना या करना, वो इसलिए है क्योंकि उधर जनरल फैज़ को चार्जशीट किया गया है और तलाल चौधरी तो ये भी कहते हुए नजर आए कि जनरल फैज़ को चार्जशीट करने का मतलब है इमरान खान को चार्जशीट करना, और अब सजाएं नजर आ रही हैं, इसलिए मुज़ाकरात की बात भी याद आ रही है। यही तो सबसे बड़ा मसला है इनका ना, कि इनको तो समझ ही नहीं आती, इनको बाद में समझ आती है। जनरल फैज के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? अगर वो DGI था और उसने अपने कोई कार्रवाई की है या कोई इमरान से मुलाकातें की है, तो वो तो सारे जो आर्मी चीफ था उनकी जाहिर है उनकी नोटिस में होता था, और तो कोई इससे अलावा कोई जाती कोई काम तो नहीं किया है ना कि उसकी चार्जशीट में उनका चार्जशीट हुई है किसी सोसाइटी के हवाले से, और सोसाइटी के हवाले से उनको चार्जशीट मिली है। बाकी चीजें उन पे इल्जामात है, वो तो उनके वकील है, वो साबित करेगा, दिफा करेगा, ये साबित करेंगे, तो ये तो एक अलग इशू है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या इतने गैर रिस्पॉन्सिबल बयान देना चाहिए? एक इदारा है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए कि वो इदारा अपने खुद एहतसाबी कर रहा है और बड़े लेवल पे कर रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, आप इसे आज वेलकम कर रहे हैं, लेकिन शौकत साहब ये थोड़ी सी ज्यादती होगी ना तारीख की अगर आप कहें कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये बात भी हकीकत नहीं है कि जो असल तनाज़ा शुरू हुआ था वो फैज साहब को लेकर ही, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर ही हुआ था जनरल बाजवा के साथ। ये तो ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें। अब ये तो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं ना, उससे तो कोई इस तरह फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको चार्जशीट करेंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम फलां को लगाना चाहते हैं और उसमें इस तरह कोई बात नहीं थी, ये तो सिर्फ थोड़ा सा मीडिया ने भी उसको ट्विस्ट किया, फिर अपोजिशन ने भी उसको। नहीं सर, मुताबिक पॉडकास्ट से इंटरव्यूज हैं खान साहब के। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की भी बड़ी बात होती है, फिर जब ट्रूथ की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई पूरा सच बोलें, और सच की फहरिस्त तो फिर तब से शुरू होती है कि किस तरह आप लोगों ने गैर जमहूरी हुकूमतों के साथ मिलकर उस वक्त की जमहूरी हुकूमतों को हटाने की कोशिश की। फिर एक तवील फहरिस्त होती है, जिस तरह शहरी साहिबा की भी अभी गुफ्तगू हम सुना रहे थे, वो कह रहे थे आप लोग अपने अतवार, अपनी चाल चलन, अपने ढंग से ठीक करें और माजरत करें और तस्लीम करें कि हाँ जी ये सब कुछ किया, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। देखें, शेर रहमान जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बदकिस्मती से वो पार्टी जो है ना वो कहीं नहीं खड़ी है इस वक्त। या तो ये कह दे कि हम हुकूमत में, हम तो हुकूमत से बात करना चाहते हैं ना, या ये कह दे कि हम हुकूमत में हैं, या ये कह दें कि जी हम हुकूमत में नहीं है। जो PMLN के जितना गंद है उससे तो ये दूर हटते हैं, कहते हैं हम तो हुकूमत में ही नहीं है। अब इनसे किसने कहा है, किसने कहा है कि आप इस तरह की बातें करें? ये तो जमहूरियत के लिए बड़े चैंपियन बने हुए थे। इस तरह की बातें अगर नून लीग करती फिर तो ठीक
दिखता, लेकिन इनको तो वेलकम करना चाहिए था ना। तहरीक इंसाफ पे यही बड़ा इल्जाम था कि ये मुज़ाकरात नहीं करते हैं। अब जब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो लोगों को पता चल गया कि ये हुकूमत जो है मुज़ाकरात से भाग रही है। इनको ये खौफ भी है कि अगर इमरान खान बाहर निकला तो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। तो PMLN तो किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं चाहिए, और हर सूरत में मुज़ाकरात को अच्छा मुख्तसरन बता दीजिए बस। एक कल शबीर डार भी मिले, दीगर नुमाइंदे भी थे जेल में बानी PTI से, वो तो खुश नहीं हैं। वो कहते हैं बाहर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं सारे लोग और मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तो गैर मुतमईन हैं अपनी ही पार्टी क़यादत से। देखिए जी, दो बातें, एक तो ये कि ये मुल्क हम सब का है। अगर मुल्क की खातिर हो रहे मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए, और अल्लाह करे कि इस तरह मुज़ाकरात शुरू हो जाए, ताकि जो सिविल नाफरमानी की तारीख है इस पर कोई खुश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है गवर्नमेंट को करने के लिए, तो ये चीज़ें हैं। अगर लेकिन अल्लाह करे कि होश के नाखून आ जाए इनको, ये होश के नाखून ले गवर्नमेंट, ये जो तकब्बुर रऊनत से निकले और बेहतरीन मौका जांच कर इसको इंगेज करे अपोजिशन को। ये कोई ऐसी अपोजिशन नहीं है, आप देखें कि 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है, और कैसी पार्टी है कि उसके पास निशान भी नहीं था, सिर्फ इमरान खान का नाम था, उस पर लोगों ने वोट दिया, 90 से ज्यादा सीटें लिए। जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है इनको पता ही चल जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क मुश्किल में आए, हम सबका दिल दुख रहा है इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये बात कि जी आप ह्यूमन राइट्स को बहाल नहीं करेंगे, लॉ और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जो मर्जी के फैसले वो आप करेंगे, इस तरह मुल्क नहीं चलता। कब तक आप अपने इक़्तिदार को बचाते रहेंगे? सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि कोई भी खुश नहीं है, आप वक्त देते हैं हमें, शुक्रिया उसके लिए। आपने कहा कि कोई खुश नहीं है सिविल नाफरमानी की कॉल पे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो ये बात इस्टेब्लिश ज़रूर हो गई है कि उन्होंने कहा कोई भी खुश नहीं है, इवन PTI में भी खुश नहीं है सिविल नाफरमानी की कॉल पे लोग। तो क्या सिर्फ बानी PTI ही खुश हैं सिविल नाफरमानी की कॉल पे? लेट्स सी। अब रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर बराए बैन सूबाई राबता राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। शुक्रिया शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, दबाव अब दीगर ऑप्शन जब ख़त्म हो गए हैं या जो भी वजह हो, तहरीक इंसाफ इस बार मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं, बड़ी सीरियस भी लग रही है। अभी अभी शौकत यूसुफजई साहब लिटरली 2 लम्हे पहले बारहा ये कह के गए हैं कि हम मीडिया पे बरमला अनाउंस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करें। अब सियासी कशीदगी के इस माहौल में इस तब्दीली को सर आप वेलकम कहेंगे? लग नहीं रहा आपके बाज़ लोगों के बयानात से कि वेलकम कह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग को जो है वो इनकरेज किया है, और हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरशिप के दरमियान में जो है वो डायलॉग होना चाहिए। ये हमने उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे और हमारे ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज़ अपोजिशन लीडर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ये ऑफ़र किया था कि आएँ, बैठें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जो उन्होंने कहा था वो अब तारीख़ का हिस्सा है कि उन्होंने आगे से इसका जवाब जो है वो कितना तल्ख़ दिया। और अब भी ये कोई 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आस में आए, उन्होंने अपोजिशन से मिले उनकी सीट पे जाके, और उन्होंने ये ऑफ़र किया ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कि हम आपके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार हैं, आएँ, बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए जो हम मिल के जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो उस वक्त फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो कुछ कहा कि आप होते कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपके पास क्या है, तो क्यों आपसे हम बात करें। तो अब तक तो उनका ये रवैया रहा है। अब अगर उन्हें जो है वो समझ अल्लाह करे कि उनको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको समझ आ गई हो, तो अब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है कि जी आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जो है वो ये पैगाम भेजा कि जी हम आपके साथ भी अब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मेरी ये असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से जो है
वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं होगा। राना साहब, आप ये मेरा ख्याल है कि आगे असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से वेलकम किया जाएगा, तो आप उसे वेलकम कर लें, क्योंकि वो बारहा ये कह रहे हैं, अभी कह के गए हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आखिरी दफ़ा आपको याद होगा राना साहब, जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इंगेजमेंट हुई थी, वो फाइनल कॉल वाले दिन थी, मतलब अभी 24-26 नवंबर को। कहा जाता है कि उस वक्त हुकूमत की तरफ से इमरान खान की रिहाई तक की ऑफ़र की गई थी। और क्या एक तो इसमें सदाकत है, ये बता दीजिए, इस मरतबा क्या PTI को इतनी बड़ी ऑफ़र की उम्मीद रखनी चाहिए? उस वक्त ये भी कहा गया था कि अभी नहीं जी, 10-15 दिन बाद कर देंगे। ये सारा कुछ हुआ था? जी ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी ऑफ़र नहीं थी। और ये ज़रूर था कि एंगेज किया गया था। देखिए ये जो एंगेजमेंट होती है ये तो आम हालात में भी होती रहती है। अब कल भी उनकी हमारे साथ जो है वो कुछ दोस्तों की, वो स्पीकर साहब की तरफ तशरीफ़ लाए थे उनकी फातिहा के लिए, तो वहाँ पे भी उनसे बात हुई। पार्लियामेंट हाउस में जो है वो गाहे बगाहे मुलाकात और बात होती रहती है, तो वो एक राब्ता तो हो सकता है, उसे आप पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात नहीं कह सकते। और जब जब भी उन्होंने कोई रैली की है, कोई उन्होंने जलसा किया है, या जिस तरह से 24 और 25 नवंबर को वो इस्लामाबाद में हमले के लिए आए थे, तो उस वक्त ये बात तो उनसे ज़रूर होती रही है कि आप ये काम ना करें, आप D चौक और रेड जोन की तरफ ना आएँ, आप किसी और जगह पे बैठ जाएं, वहाँ पे बैठ के अपने आप मुतालबात करें, वहाँ पे हम बैठ के आपके साथ बात कर लेंगे। लेकिन ये कोई बात ऐसी नहीं हुई थी कि उनको ये कहा गया हो कि आप जो है वो ना आए और बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि बानी PTI की कस्टडी जो है वो गवर्नमेंट के पास। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं हुई थी। राना साहब, अब एक तरफ ये चल रही है, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब के बयान पर भी बहुत तबसरे हो रहे हैं। उनका तासुर यही देना था कि तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा तो किसी और से ही मिलेगा, सियासी क़यादत तो कुछ नहीं कर सकती, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो फिर ये साबित नहीं हो गया कि इमरान खान या PTI जो शुरू से कहती है कि जी हमने तो आपसे बात करनी नहीं है, हम तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, वो मुतालबा ठीक ही था? फिर उनका क्या ज़रूरत है मिडल मैन की, अगर मिडल मैन कुछ कर नहीं सकता? देखिए 9 मई का जो मामला है उसके मुतल्लक गालबन इसहाक डार साहब बात कर रहे थे। देखिए 9 मई में आपके इल्म में है कि उसका मुद्दई कौन है, किसके घर को आग लगा दी गई, किन की जो है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर जाके हमला किया, वो उन शहीदों के जिनकी यादगारों के ऊपर यानी डंडे और जूते बरसाए गए, तो उनकी पूरी कौम उनकी वारिस है, लेकिन बराह रास्त उनका तल्लक जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से है, वो उनकी फैमिलीज जो है उनका तल्लक कहाँ से है। तो मामला ये है कि अब उसमें जो है वो अगर मामला फहमी से मुराद ये है कि उन्होंने तो इनको ऑफ़र की है कि जी सिद्के दिल से सच्ची बात करें और माजरत करें, नदामत का इजहार करें, तो हम इस बात को जो है वो देखने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी ये तो फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने तो खुद ही अपने घर को आग लगा दी है, खुद ही अपने ऊपर आपने हमले करवाए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो बात है उस पे ऊपर अपना इसहाक डार साहब ने दुरुस्त ही कहा है कि वो मामला जो है वो कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी अहदेदार हो, वो अपने से तो इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो वो लाजमी बात है कि उसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए, ये करें बात। क्यों नहीं कंडेम करते उन वाक़यात को, क्यों नहीं जो है वो ये बात करते कि उस दिन इनसे ये गलती जो है वो हुई है सरजद, ये कहना कि जी नहीं ये तो हम थे ही नहीं, ये तो वो खुद ही थे। तो इससे तो फिर और ज़्यादा जो है वो बात को बढ़ाने और तलखी जो है वो नई बात है। अच्छा चलें, तहरीक इंसाफ वाला मामला तो राना साहब एक एक्सपर्ट हैं, आप निपटा ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साहब मदारस बिल पर 1 इंच भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और बतौर एक सीनियर सियासतदान आपकी राय हम चाहते हैं कि मदारस वाला मामला इस सतह पर पहुंच जाना कि एक डेडलॉक नज़र आए, इसमें किसका कसूर है, मौलाना साहब का या हुकूमती कोताही है? देखिए इसमें कसूर वाली बात जो है वो उस तक ना ही पहुंचा जाए तो बेहतर है कि किसका कसूर है और किसका नहीं है। मामला ये है कि ये बिल जो है ये मौलाना के साथ
अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ये पास हुआ था। अब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उसके बाद गवर्नमेंट साइड से ये देखा गया कि इसमें कुछ मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात भी अब सामने आ गई हैं कि एक और जो है वो यानी साइड जो है वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे मदारस की तादाद इतनी है, हम तो रजिस्टर्ड रहना चाहते हैं एजुकेशन के साथ ही। जबकि मौलाना का या इस बिल का जो है वो यानी तकाजा ये है कि ये मदारस जो है ये सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों, जिस तरह से पहले होते आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इशू तो नहीं है। कोई अगर महकमा एजुकेशन के पास जाना चाहता है तो उसमें भी कौन सी जो है वो कोई ख़राबी आ जाएगी। और अगर कोई सोसाइटी एक्ट्स में जहाँ पे यानी कई सालों से, बल्कि सुनने में आ रहा है कि शायद ये पाकिस्तान बनने से पहले से कोई ये प्रैक्टिस है कि ये रजिस्टर्ड होते आ रहे हैं मदारस, तो इससे अगर पिछले 50 साल में या 100 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मामला जो है ये बैठ के सुलझाया जा सकता है। और जो मेरी मौलाना से मुलाकात हुई थी, मौलाना बिल्कुल मामला फ़हम और बड़े ज़ीरक और यानी प्रैक्टिकली मामलात को समझने और लेके चलने वाले इंसान हैं। तो उनके साथ ये मामला बैठ के इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई डेडलॉक वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। जी, आप पर उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, आप कराना सना हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा भाई, अगर आपको ये बातें खुश्क लग रही हों तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खुश्क मेवाजात की हम बात करेंगे। भाई आपका इंटरनेट फिर कोई इशू कर रहा है? महीने हो गए हैं अब तो इंटरनेट स्लो डाउन के स्पेल ख़त्म, स्पेल होते हैं बेसिकली। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के झटके कभी बंद होते हैं तो फिर वाईफाई पे शुरू हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरा भी ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत से दोस्त हमारे अब आप शिकायत कर रहे हैं कि नहीं चल रहा ठीक। कोई वजाहत आ जाती है, कभी कभी नहीं आती, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि कोई वजाहत नहीं आती। इब्हाम इससे और बढ़ जाता है। आईटी की वजारत कुछ और कहती है, पीटीए कुछ और कहते हैं। और आधे लोग तो इसमें से मसले मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता कंपनियां हों या फ्रीलांसर्स हों, गुज़श्ता कई महीनों से इंटरनेट स्लो डाउन या बंदिश ने सबको मुतासर किया हुआ है। आईटी इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि अभी तो शुक्र है कि हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई, वरना पूरी इंडस्ट्री लिटरली इससे बैठ जाती। आम सार्फिन को छोड़ें, अगर इंटरनेट स्लो डाउन के स्पेल ख़त्म ना हुए तो फ्लरिश होती हुई इस इंडस्ट्री पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होंगे। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनीज की तंजीम विस्पैप के चेयरमैन शहजाद अरशद साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया शहजाद साहब, आप पहले भी हमें वक्त देते हैं। हमें बताइएगा, एक आध हफ्ते पहले हमने सुना था कि इंटरनेट का जो तारीखी स्लो डाउन है वो सब ख़त्म हो गया है, अब सब ठीक चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन से फिर ज़रा मसाइल सामने आ रहे हैं। वाईफाई नहीं चल रहा है। आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब कुछ? जी, पिछले 2-4 दिन से, इवन कल रात से भी थोड़े से मसाइल जो हैं वो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से कल स्पेशली एक जो है अपने पेज के ऊपर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और मेटा की जो भी सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनली ग्लोबली डाउन है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इसमें अब यही चीज़ है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे अवाम को आ रही हैं ऑलरेडी, वो उनसे इतना जो है वो यूज़ टू हो गए हैं कि अब वो ज़्यादा जो है वो उनको फील नहीं होता कि ये शायद पाकिस्तान लेवल पे चीज़ें हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो अभी इसमें वही चीज़ है कि अभी शायद थोड़ा सा और पब्लिक को उसको फेस करना पड़ेगा। ये जो इश्यूज आ रहे हैं दिन ब दिन जो है, कभी ठीक हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी कुछ ऐप्स बंद हो जाती हैं, कभी कुछ ऐप्स चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी इसमें वही सारे मामलात पहले की तरह ही चल रहे हैं और अभी सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि शायद कुछ माह में या कुछ वीक्स में जो है ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। उम्मीद तो हम सही, लेकिन वही घिसा पिटा सवाल है कि आप लोगों को कुछ बताया गया कि मसला क्या है और कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और फिर हल कैसे होगा? बेसिकली ये पिछले कुछ वीक्स बल्कि ये कुछ मंथ से जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आपके सामने है सारी। वो कभी हर दफ़ा एक मुतज़ाद किस्म का बयान जो है वो आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पिछले बयान के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर अभी क्योंकि रिसेंटली ये कल रात को जो इश्यूज आए हैं मेटा सर्विसेज के हवाले से, वो तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने स्पेशली अपने पेज के ऊपर जो है उसका एक नोटिस भी लगाया कि जी वो हमारी तरफ से इस तरह का कोई मसला नहीं है, वो इंटरनेशनल है। बाकी जो रूटीन की चीज़ें चल रही हैं वो भी वैसी ही हैं, वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास
उसके बारे में कोई अपडेट्स जो है ना वो नहीं दी गई हैं, जो रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा जो ये कल वाला मामला था, ये तो बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था ऑलरेडी कि जी हमारे एंड से नहीं है इंटरनेट में। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की अच्छी स्पीड है 5G आने से ही मिलेगी, वरना ये नेटवर्क तो इतना बोझ नहीं उठा सकता। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? अच्छा, ये जो 5G या एक दफ़ा पहले भी शायद आपसे ही मेरी डिस्कशन हो रही थी, 5G हो, 4G हो या 3G 2G हो, फाइबर ऑप्टिक हो, देखें जो इंटरनेशनल गेटवेज के ऊपर जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कोई भी नेटवर्क होगा तो उसके ऊपर सर्विसेज जो है वो इसी तरह की चलेंगी। आप अभी भी जब आपका लोकल ऑफिस का नेट जो है वो नहीं चल रहा होता तो आप अपना 3G चलाते हैं तो वो भी नहीं चल रहा होता। इट मीन्स टू से कि बैकएंड से जो है वो इस तरह का इशू है कि जहाँ से मेन ट्रैफिक जनरेट हो रही है, जो सोर्स है उस सोर्स के ऊपर ही जो है ना वो ब्लॉकेज चल रही हो, तो वो 5G के आने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ ये किया जा सकता है अगर ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही हैं और कुछ न्यूज़ जो है वो इस तरह की चल रही हैं, तो इट मीन्स कि 5G को प्रमोट करने के लिए शायद उसमें कोई इस तरह की रिलैक्सेशन दे दी जाए। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिलायबल मीडियम है, तो अगर उसके ऊपर भी चीज़ें नहीं चल रही तो वो 5G या 4G 3G किसी के ऊपर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका शहजाद साहब जी। खुश्क मेवा जात की हम बात करेंगे। आप लोगों ने शुरू कर दी है मूंगफली वगैरह एटलीस्ट, मतलब मूंगफली तो एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कुछ ना कुछ करके इंसान अफोर्ड कर ही लेता है। बाकी बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो कि नहीं आप हाथ लगा सकते, मतलब खाना तो दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स हाथ लगाने के भी पैसे चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। सो मंडियों में रौनकें वैसे यूजुअली इस मौसम में उरूज पर होती हैं, लेकिन इस मरतबा ज़रा कम ही दुकानदार एज एन होल सेलिंग मार्केट में भी कम नज़र आ रहे हैं और फिर दुकानों पर भी उतना रश नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है, या होपफुली कुछ बेहतर हो जाए आने वाले दिनों में। रियाज एंडी के पास चलेंगे। सबसे पहले वो कराची में होलसेल मार्केट और ओवरऑल ड्राई फ्रूट की खरीदारी और दाम के हवाले से क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे। जी एंडी। आज जी बिल्कुल, देखें सर्दी आई है तो उसके साथ ड्राई फ्रूट के ख़रीदार भी उमंड आए हैं, बाज़ार के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि क्योंकि डिमांड बहुत कम हुई है, होता ये था कि पहले लोग किलो 2 किलो लिया करते थे चीज़ें, अब पाव 1.5 पाव के करीब जो है या आधा पाव इस तरह से ले रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अब जहाँ तक कीमत की बात है तो चिलगोज़ा नंबर 1 आता है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। तो 6,000 रुपये का भी है क्वालिटी के हिसाब से और 10,000 का भी अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसी तरह बादाम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पिछले साल भी 2800, 2600, 2500 इस रेंज में था, इस साल भी यही रेंज है। पिस्ता थोड़ा सा सस्ता हुआ है इस साल, पिछले साल 3,000 तक बिका था, इस साल 2800, 2600 इस रेट में पिस्ता बिक रहा है। 800 के करीब जो है आपको मूँगफली मिल जाती है। चने आपको जो है वो 700 तक मिल रहे हैं। सूरजमुखी के बीज जो है ये 800 रुपये भी हैं और 400 रुपये भी है, तो वैरायटी बहुत है लोगों के पास। जो सर्दी आई है तो उसके साथ ख़रीदार भी आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन हो रही है, मुलाहिज़ा हो। तो ख़रीदारी कुछ हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है वो क्वांटिटीज़ कम हो गई हैं लोगों की लेने वाली। ज़रमीन ज़हरा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद एंड शी हैज़ अपडेट्स फॉर अस रिगार्डिंग ड्राई फ्रूट्स। जी ज़रमीन। जी देखिए, इस्लामाबाद में भी सर्दियां क्योंकि बढ़ती चली जा रही हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि इनकी मांग में भी सर्दियों में इजाफा होता चला जाता है, लेकिन कीमतें इस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं साल ब साल कि आम आदमी की ख़रीद से तो ये बिल्कुल ही पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त ड्राई फ्रूट की अगर मैं कीमतें बताती चलूँ तो चलगोज़े जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कीमती हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि कोई भी नहीं ख़रीद पा रहा। यहाँ पे वो 12,000 से लेकर 15,000 तक के दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जो बादाम है वो यहाँ पर मिल रहे हैं मुख्तलिफ कीमतों में, 2600 से लेकर 2800 तक। इस तरह से खुबानी यहाँ पर जो है वो ये फ़रोख्त की जा रही है 1600 रुपये तक की। अखरोट जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है 800 से 1000, 1200 मुख्तलिफ कीमतें हैं, कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से अगर अंजीर की बात की जाए 3600 से लेकर 4000 तक अंजीर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। इस तरह के मूंगफली जो है वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है सर्दियों में, तो मूंगफली की कीमतें भी इस बार जो है आसमान से बातें कर रही हैं। 750, 600 और 850 तक के यहाँ पे मूंगफली के मुख्तलिफ किस्म के रेट्स जो हैं वो यहाँ पे मार्केट में दस्तयाब हैं। और लोगों का यही कहना है कि
यही कुछ सर्दियों के इस्लामाबाद में, क्योंकि सर्दियों का 2-3 महीने ही होते हैं, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि ड्राई फ्रूट खरीदना भी जो है वो बहुत पहुंच से बाहर हो गया और इस्लामाबाद में भी ड्राई फ्रूट जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो है आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतें तो बढ़ गई हैं, मूंगफली ही 900 और 800 रुपये किलो तक पहुंच गई है, तो एटलीस्ट आप आधा किलो तो लेंगे, आपके घर में 3-4 लोग हैं, क्योंकि मूंगफली जब शुरू हो जाती है तो मूंगफली रुकना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर हाथ फिर चल पड़ता है, रवा हो जाता है। फिर मूंगफली के साथ रेवड़ियाँ भी हो जाएँ तो क्या ही बात है। अभी यासिर फारूकी हमें सक्खर से बताएंगे वहाँ ले रहे हैं लोग कि नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट मार्केट की रौनकें भी बहाल हो जाती हैं, लेकिन इस बार सर्दियां तो आ चुकी हैं। सक्खर की ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारों की तादाद गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में काफी कम नजर आ रही है। उसकी वजह है कि जैसे ही सर्दियां आई हैं, जो मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। पिस्ता था 600 रुपये पाव, अभी हो गया 1000 रुपये पाव। रेट सारी चीजों के बढ़े हुए हैं, ड्यूटी के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से सारे बढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिए बाहर के आइटम पे। काजू गुज़िश्ता साल जो 2800 से 3000 रुपए में दस्तयाब था, वो इस साल 4000 से 4500 रुपए किलो में मिल रहा है। इसी तरह इंजीर जो 2500 रुपए किलो में मिल रही थी, उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं और 2800 से 3600 रुपए किलो में दस्तयाब है। बादाम की भी कीमतें बढ़ी हैं, जो 2200 से 1800 रुपए किलो में दस्तयाब था, वो अब 2600 से 2800 रुपए किलो में दस्तयाब है। सिर्फ एक चिलगोजा ऐसा है जो इस साल इसकी कीमतें इस वक्त तक कम हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल 16,000 रुपए किलो में दस्तयाब था, लेकिन अब इस वक्त 14,000 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। जबकि पिस्ता, अखरोट और किशमिश की पिछले साल की कीमतें बरकरार हैं। ताजरों का कहना है कि जो खरीदार आ रहे हैं, कुव्वत खरीद ना होने के बाइस जो एक किलो मुख्तलिफ चीजें लेके जाते थे, अब वो आधा किलो या 1 पाव ही लेके अपने साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है कि जो लोग 1 किलो 2 किलो लेते थे, वो आधा पाव 1 पाव से इक्तफा कर रहे हैं, पे इक्तफा कर रहे हैं। कोयटा चलेंगे भाई, वहाँ तो बहुत ही ठंड होती है, तो ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। कोयटा से शहाब उमर हमें बताएंगे सूरत हाल। सर्दियों के मौसम में ख़ास खुश्क मेवजात उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार खुश्क मेवजात की कीमतों में 10-20 नहीं बल्कि 50 से 80% तक का इजाफा देखने में आ रहा है। काजू जो गुज़श्ता साल लोग 2300 रुपये में ख़रीदते थे, आज वही काजू है इस बार वो उसकी कीमत 3600 रुपये हो गई है और लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। उसके अलावा जो बादाम है गुज़श्ता साल 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, इस बार उसकी कीमत 1600 रुपये है। किशमिश 1000 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये हो गया इसकी कीमत। और जो खुश्क इंजीर है गुज़श्ता साल 2000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, इस बार उसकी कीमत 3800 रुपये हो गई है। और इसके अलावा दीगर जो खुश्क मेवजात उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर जो चलगोज़ा है इस बार वो 14,000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जो आम शहरी हैं और जो मुतवस्सित तबके के शहरी हैं, उनसे हमारी बात, उनका कहना था कि वो अगर पिछले साल वो 2 किलो ख़रीदते थे, इस बार वो 1 किलो ख़रीद रहे हैं। जो पिछले साल 1 किलो ख़रीदता था, वो इस बार आधा किलो ख़रीदने पर मजबूर है। ये सूरत हाल है कोयटा में भी। और हमने इससे पहले PTI का मौक़िफ़ भी लिया, राना सना भी हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन क्या है? अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसिर है कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएँ और हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रही है। वैसे अभी से इतनी शिकायत क्यों हो रही है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रही है? अभी लिटरली 2 दिन हुए हैं कि ये मुज़ाकरात का शोशा छूटा है, मतलब इट्स बीन जस्ट 48 और 72 आवर्स के बाद शुरू हुई है। सो अभी क्या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ताकि सूरत हाल बेहतर हो और बातचीत शुरू हो? इस पे हम बात करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त दिया। शहरी साहिबा, हमने आपकी सेनेट में तकरीर तो सुनी, ज़ाहिर है आपने बहुत सी माजी की बातें भी की और जो मौजूदा हालात हैं उनका ज़िम्मेदार भी आपने किसी न किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया। आप बताइएगा इस वक्त पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन क्या है? हुकूमती रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो बाज़ का सुन के लगता है कि चाहते हैं मुज़ाकरात हों और बाज़ चाहते हैं कि ना हों। आप क्या चाहते हैं? पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकती है? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। बात यह है कि इश्यूज एक नहीं हैं। जहां स्टेटेड पोजीशन पीपल्स पार्टी की तो आपने सुनी होगी या शायद अभी पार्लियामान में पिछले 1-2 सेशंस में चेयरमैन बिलावल ने नेशनल असेंबली में वाज़े तौर पर कहा था कि PTI को कौम से माफी मांगी। ठीक है जी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है
तो भाई वो ना प्री कंडीशन सेट करे ना, वो प्री कंडीशन सेट करते हैं जिस तरह हिंदुस्तान है। अब सूरत हाल ऐसी है पीटीआई वाले, तो हम कहते हैं देखिए हमने आपको पॉलिटिकल डायलॉग पीपल्स पार्टी ने कब नहीं किया, किसके साथ नहीं किया, मुल्क के लिए ये अक्सर और बेशतर नागुज़ीर होता है। हम हमेशा कहते रहे कि सियासी इस्तेकाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशनरी दबाव के हवाले से इन सारी चीज़ों को में बेहतरी लाने के लिए पहला काम आपका सियासी इस्तेकाम है। वो मैसेज भी एक अच्छा जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान इज सेटलिंग डाउन टू बिजनेस। लेकिन देखिए जब भी हमने इनसे कोई पेशरफ्त की है या पेशकश की है, उन्होंने हकारत से उसे धुतकारा है, कभी एक दिन बाद या 2 दिन बाद। तो जाहिर है अब सारा सोचते भी हैं, जैसे आपने कहा 1-2 दिन हम देख तो लें, अब ये पेशकश जरूर कर रहे हैं। लेकिन आज फिर मैंने सुना कि इनके लीडर ने जेल से कहा कि ये क्यों है इतने गुडी गुडी। अब मैंने कोई गुडी गुडी देखा नहीं है। और फ्रैंकली पार्लियामान में आप अगर मुअज़्ज़ब या कोई भी किसी भी तामीरी बात पर कोई यकजहती बिल्ड करना चाहते हैं तो मतलब उसे आप गुडी गुडी का लेबल तो ना लगाए ना। मैं नहीं समझती कि ये कोई रास्ता है। और एक ये इशू इनके साथ ये भी है पीटीआई के साथ के ये नहीं पता कि किसके साथ बात करें, कौन इनको ऑर्डर्स दे देगा कौन नहीं। बुशरा बीबी चला रही हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं उनकी बहन सा। अब ये ननद और बीवी का इशू में हम तो नहीं पढ़ सकते। फिर एपीसी भी बुलाई गई, आपने देखा तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है फैसल करीम कुंडी, जिस सूबे में आप देख रहे हैं इतना इंतशार और दहशतगर्दी खौफनाक तरीके से फिर सर उठा रहा है। इनको इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये आए उसमें और एक रास्ता निकालें कि कम से कम सूबे ना छोड़े, पाकिस्तान छोड़े तो सूबे को तो वो जो फ्रंट लाइन सूबा है उसको तो निकालें मुश्किलात से। वहाँ की आवाम को जवाब दे नहीं है क्या, तो वहाँ भी नहीं आए। देखिए हमने हमेशा इन्हें बुलाया है। ऐवान में एपीसी की थी, मैं खुद इन्विटेशंस कर रही थी, आई वाज ऑर्गेनाइजिंग इट ऑन इजरायली बर्बरियत, ठीक है जी। और इनको लेटर लिखा गया, इन्विटेशन गया, बाद में मैंने चेक भी किया इनके चेयरमैन से कि भाई आपको इनविटेशन मिला, आप क्यों नहीं आए। हमने फोन्स किए वगैरह, फॉलो अप किया, बस चुप हो गए। इनविटेशन जरूर मिला था उनको। तो शरीफ साहब आपको क्या लगता है लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर भी हुकूमत के खदशात होते हैं, आप लोगों के भी हैं कि इनसे जो भी बातचीत हो जाए, जो भी सेटल डाउन हो जाए मामलात, अल्टीमेटली बानी पीटीआई वीटो कर देंगे तो सारी बातचीत, सारा प्रोसेस वहीं धरा का धरा रह जाएगा। और दूसरी तरफ पीटीआई को भी ये खदशात हैं कि हम हुकूमत से क्या बात करें, इनके तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। और जाहिर है अगर हम इनसे कुछ बात कर भी लें तो एस्टैब्लिशमेंट ना मानी तो क्या होगा, मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको भी ये रिजर्वेशन है। समझे अब्दुल्ला बेटा, वो हमें इंसान समझे ना। पहले उन्होंने कहा हम हर इंसान को, उन्होंने कोई ऐसी मैं अफसोसनाक बातें इस तरह की इंसान और फरिश्तों से उन्होंने कहा था कि वो हर एक से बात वो हमें इंसान ही समझ लें तो बड़ी बात होगी। तो अब वो मतलब उतरे अपने तकब्बुर और रौनियत से, थोड़ा उनकी इस वक्त उनका रवैया बदला हुआ है। तो आई मीन मोस्ट वेलकम, लेकिन अपना भी दे विल हैव टू, अपना उनको जो बिहेवियर है, अपना उनका कॉन्डक्ट जो सड़कों पे, जो पार्लियामान में रहा है, उस पर भी इनको कोई ना कोई नजरसानी नहीं करनी चाहिए, कोई मुताला नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। और फिर कल मैंने इसलिए आपने कहा ना खरी खरी इसलिए सुनाई क्योंकि इन्होंने बार बार पीपल्स पार्टी का नाम लिया, कहा कि बिलावर बेनजीर भुट्टो शहीद तो कभी भी हमेशा कहती थी बाहर निकलो और तहरीक चलाओ। तो भैया मैंने इनको बताया कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस तहरीक चलाने के होते थे वो इस तरह के नहीं, डंडा बरदारी के नहीं होते थे, बल्कि जिसने कुछ ऐसा किया होता था गलती से भी तो उनको पार्टी डिसिप्लिन का सामना करना, कमेटी का सामना करना पड़ता था। अब इसलिए मैंने उनको कल ये बात की, मैंने कहा आपने तो पार्लियामान में भी तशद्दुद पर उतर आए थे, उन्होंने कोई ऐवान, कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जहां हम तामीरी बात और तसलसल और ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा, फिर ही शायद कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे। शरीफ साहब लास्टली मुख्तसरन आप बताइएगा, अभी हम राना सना से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मौलाना की मुशावरत से ही तय बिल तो पास हुआ था ये मदारिस वाला, उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी जाहिर है एक डेडलॉक तो बना हुआ है, आप लोग पूरी उम्मीद तो सारे ही लोग कहते हैं कि जी है मसला हल हो जाएगा, लेकिन व्हाट रियली हैपेंड देन?
जी, मैं समझती हूँ मसला हल हो जाएगा और जल्द ही हो जाएगा। इन्हीं एक हफ्ते 10 दिन की बात है, तो ये हम रिजॉल्व कर लेंगे। पार्लियामान में जो इश्यूज होते हैं, पार्लियामान में बिल्कुल मैं समझती हूँ खुश उसलूबी से रिजॉल्व हो सकते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इनकी मदद ली थी, इनकी मावनत थी हमारे पूरे लास्ट 26 अमेंडमेंट में। तो देखिए, जो वादे किए हैं वो पूरे होने हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं होता कि आपको हम एक वादा करके फिर मुकर जाएं। और वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात है ना, तो इसमें तो आई थिंक जो भी मसला है, जो भी इसमें उनको प्रॉब्लम है या हुकूमत को इशू है, वो सॉल्व हो सकता है पार्लियामान में। जी, बड़े बड़े बिल लेके हम बैठे हुए हैं जिनमें हमें भी बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ, अगर आप पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो हम सारे सॉल्व कर सकते हैं इशूज़ को। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर चैरिटी मान साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी कराची करेंगे। कराची पहले ही साल हर साल से पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। लाखों शहरी टैंकरों के जरिए पानी खरीद कर बुनियादी ज़रूरत पूरी करते हैं। खदशा है कि पानी का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। 3 दिसंबर को रेड लाइन की तामीर के दौरान 84 इंच की लाइन 2 मकामात से फट गई थी। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी बंद करके लाइन मरम्मत करने पर 8 दिन लगा दिए। इस दौरान कराची को 2.5 अरब गैलन पानी की फराहमी नहीं हो सकी। टैंकर माफिया की खूब चांदी हुई। एक अंदाजे के मुताबिक शहरियों ने उन 8 दिनों में तकरीबन 3 अरब रुपए का पानी खरीद कर ज़रूरत पूरी की है। मुरम्मत के बाद जब लाइन खोली गई तो लाइन में अब दोबारा रिसाव शुरू हो गया है, जिससे शहर में एक बार फिर पानी की किल्लत पैदा हो गई है। कराची में हुक्काम की नाअहली शहरियों को रुला रही है। अफसोसनाक बात यह है कि शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत कर रही है कि टैंकर मिलना भी अब मुश्किल है, क्योंकि टैंकर माफिया ने अपने रेट्स दुगने कर दिए हैं। मतलब इसकी भी इंक्वायरी हो कि गई है लाइन, लेकिन ये बार बार क्यों नहीं ठीक हो पा रही, क्योंकि एक दिन ये पाइपलाइन फटती है तो टैंकर वालों का कारोबार 3 गुना बढ़ जाता है। सुलेमान सादत खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुलेमान, कोई जवाबदेह है कि ये 8 दिन तक मुरम्मत होती रही लाइन, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई? कितना ही कोई नाअहल होगा इस काम को करने के लिए? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि ये जो लाइन है जिसे हम K2 कहते हैं, ये लाइन जो है 1959 में डाली गई थी और 50 साल से ज़ायद पुरानी ये लाइन है। और जब ये मंसूबा K4 शुरू हुआ तो K4 मंसूबे के अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि जो कराची का पुराना पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें भी जो है वो रीवैम्प किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कराची को 3 84 इंच डाई की लाइन से पानी फराहम किया जाता है, K1, K2 और K3 और K4 जिस मंसूबे को मुकम्मल होना था वो मंसूबा जो है वो अब उसका पहला पार्ट जो है बताया जाता है कि 2025 तक मुकम्मल होगा। अब जिससे पानी जो है वो इतनी बड़ी लाइनों में आता है और अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई लीकेज होती है, लीकेज सुलेमान, आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हमें सलाउद्दीन ज्वाइन किया है, MD वाटर बोर्ड हैं, उनसे मालूम करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। सलाउद्दीन साहब, आप हमें समझा सकते हैं? ज़ाहिर पुरानी पाइपलाइन थी, तामीराती काम के दौरान फट गई, उसके बाद 8 दिन तक वो रिपेयर होती रही, लेकिन फिर भी ठीक रिपेयर नहीं हो पाई। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पिछले 70 साल से जिस तरीके से यहाँ पानी पहुँचा रहा है और इस निज़ाम के साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1958 में डाला गया था उसको बखूबी मेंटेन कर रहा था। ये इवेंचुअलिटी जो 3 दिसंबर का जिसने आपने अभी तस्करा किया वो इसलिए पेश आई क्योंकि यहाँ BRT जो रेड लाइन का जो काम चल रहा है उसकी पाइलिंग के दौरान इसको बर्स्ट किया गया 3 जगह से। 2 जगहें ऐसी थी, जब अभी आप इस पिक्चर्स में ही दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पे पाइल को तोड़ के इसको रिपेयर किया गया। ये इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। न सिर्फ ये बल्कि इसमें 16 डंपर डाल दिए गए थे। उन 16 डंपरों को निकालना मैनुअली और फिर उसके साथ उसको, क्योंकि जब ये कंक्रीट की पाइपलाइन है उसके अंदर उसको रिपेयर करने के लिए MS का जो है वो टुकड़ा लगाया गया, उसको बाकायदा रिपेयर किया गया। ये जो तीसरी जिस वक्त बर्स्ट नजर आ रही है ये इस वक्त शुरू हुई है, जब ये ऐसा नहीं है कि ये दोबारा फटी है, ये उस वक्त का एक रिपेयर था जो कि अब नुमदार हुआ है।
जो कि इन्होंने सलाउद्दीन साहब, पता है दिस रेजेस मोर क्वेश्चन, मतलब मुझे हैरानी हो रही है ये सुन के कि कोई इस तरह से खुदाई कर रहा है, उस पे डंपर मट्टी पड़ रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि यहाँ नहीं, मतलब मैं घर में भी अपने अगर ड्रिल करूँगा तो मेरे जहन में ये सवाल होगा कि मेरी वो 1 इंच या 1.25 इंच की पाइपलाइन नीचे से तो नहीं गुजर रही जो मेरे पूरे घर के पानी को निज़ाम को तबाह कर देगी। ये इतनी मोटी पाइपलाइन है, नोबडी वाज लुकिंग आफ्टर इट कि कहाँ से खुदाई हो रही है, क्या हो रहा है। देखिए मैं इसको बताता हूँ, ऐसा नहीं है, हमने इनको पूरी ड्राइंग्स दी हैं और ये अभी नहीं, पूरे पिछले 1 साल से चल रहा है इनका प्रोजेक्ट जो है, और उस प्रोजेक्ट के दौरान इनको जो इन्वर्ट लेवल्स हैं वो भी दिए जाते हैं। मैं जो बात इस वक्त आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक्सट्रीम केयर जो होनी थी वो इन्हीं की तरफ से होनी थी, हमारे बंदे भी साथ मौजूद होते हैं। जब इन्होंने कार्रवाई की उस वक्त इन्होंने खुद ही उसी के ऊपर 16 डंपर भी डाल दिए कि शायद इससे पानी रुक जाएगा। बट अब इसमें सिर्फ एक बात मैं अभी इस वक्त बताता चलूँ आपको कि जो आखिरी इस वक्त पानी निकली है, पाइपलाइन से पानी निकल रहा है, उसको हम फौरन रिपेयर करने जा रहे हैं, हमने चीजें तैयार कर ली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे इवेंचुअलिटी नहीं थी कि KWNSC की पाइपलाइन चलते चलते फट गई, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है और हम इसको इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द पे काबू पाएं। नहीं, काबू तो पाएंगे आप लिटरली, लेकिन अब सुलेमान वो तो कह रहे हैं कि हमने तो ड्राइंग्स भी दी हुई थी, हमें तो इसी बात पे अचंबा हो रहा है अब कि अगर ड्राइंग्स भी थी, कोऑर्डिनेशन भी थी, तो कैसे फट गई हैं पाइपलाइनें। अब्दुल्ला, अभी MD साहब ने खुद ही कहा कि वाटर बोर्ड के हुकाम भी साथ मौजूद थे, तो ये जो रेड लाइन का मंसूबा है ये किसी पड़ोसी मुल्क का मंसूबा नहीं, ये सिंध हुकूमत का मंसूबा है, और ये जो वाटर कॉरपोरेशन है ये भी सिंध हुकूमत के मातहत है। उस अमले को जिसको रेड लाइन के लोगों के साथ होना था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये MD साहब बताएं। वो जो अमला था जिन्हें ड्राइंग्स के साथ रेड लाइन के हुकाम के साथ होना था वो वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था, और जब लाइन लीकेज हुई और उसमें 16 डंपर्स डाले गए, टनों जो है वो मट्टी और मलबा डाला गया, उस वक्त वाटर बोर्ड का हुकाम कहा था। क्योंकि सलाउद्दीन साहब एक मिनट में तो 16 डंपर नहीं डल जाएंगे। दिस एक लॉजिकल सी बात है कि जब कोई चीज होगी, अगर आपका अमला एक्चुअल मौके पर मौजूद होता तो शायद ये 16 डंपर नहीं डालने देते वो लोग। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने पिन पॉइंट उनको जगहें दी नहीं है, ये अपने पॉइंट से हट के इन्होंने काम किया। थोड़ा सा मैं आपको इसकी ज्योग्राफी बताना जरूर चाहता हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी रोड है जो बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जहाँ नर्सरीज बनी हुई हैं, उसको ये डायगनली लाइन क्रॉस कर रही है। इनको एग्जैक्ट लोकेशंस मौजूद थी, उस एग्जैक्ट लोकेशन से बाईपास करते हुए इन्होंने वहां पे काम किया है। हमारे लड़कों ने ड्राइंग्स देना, उनको एग्जैक्ट लोकेशन देना, ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की। आपने टेकअप किया ये DRT वालों से, जाहिर है एक ही हुकूमत है, आप भी उन्हीं के मातहत हैं, वो भी उन्हीं के मातहत है। आपने किसके साथ टेकअप किया है? मिनिस्ट्री के साथ किया है, किसके साथ किया है? CEO ट्रांस कराची के साथ हमने टेकअप कर लिया है इसको, और इस वक्त उनकी तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस नुकसान का भी अजाला करेंगे। लेकिन नुकसान से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के काम को करते वक्त अगर उनको ये चीज नजर आई थी कि यहाँ पे बिकॉज ये बिल्कुल एक्सकवेट करके प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए था, उन्होंने जब केसिंग नीचे उतारी है तो हमारी पाइपलाइन डैमेज की है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, और हमने इसको टेकअप किया है। इंशाल्लाह ताला ये इसका जहां तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह ताला हम इसका इजाला भी करेंगे। जी सुलेमान, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो ड्राइंग दे दी थी, पिन पॉइंट जगह बता दी थी, सो जाहिर है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि इनका अमला मौजूद भी हो, इस तरह की जब बड़ी कार्रवाई की जा रही हो और वो भी मोहतात हों। ये खुदाई करते हुए दोनों तरफ से कोताही तो हुई है सुलेमान। अब्दुल्ला, बिल्कुल कोताही हुई है, और ये कोई पहली बार नहीं है। ग्रीन लाइन जब बन रहा था, ग्रीन लाइन के वक्त में भी ये हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो जितने भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स थे उसमें मलबा डाल दिया गया। अब रेड लाइन बन रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल हमारे यहाँ सिर्फ मसला ये आता है कि चेहरे बदल जाते हैं, उन ओहदों पर लोगों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन मामलात वही रहते हैं। और ये ज़बानी जमा खर्च ज़रूर होता है कि हमने मुदम्मत कर दी, हम काम करवा लेंगे, हम अदाला करवा देंगे। 8 रोज़ वो अफराद जो
जो कि गरीब परवर तबका था जिन्हें टैंकर खरीदना पड़ा। ये K2 की लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है, इससे शहर के बड़े इलाकों को पानी जाता है। गुलिशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ईस्ट, इवन केमाड़ी तक जो है वो ये K2 की लाइन जो है वो पानी फराहम करती है। अहम तरीन लाइनें शहर में 3 ही तो अहम लाइनें हैं, K1, K2 और K3। पानी की ऑलरेडी शॉर्टेज है, 1200 मिलियन गैलन पानी चाहिए, शहर में मौजूद 600 मिलियन गैलन है। पहले ही 50% पानी की शॉर्टेज है, मतलब हम बचपन से बड़े हो गए, मगर ये पानी की शॉर्टेज इस शहर में ख़त्म ना हुई। लेकिन एट द सेम टाइम सलाउद्दीन साहब, या तो आप आज ये कहिएगा कि हम इस सिलसिले में, इस ज़मीन में कुछ नहीं कर सकते, हम इस माफिया का कुछ नहीं कर सकते जो ये है एस्टैब्लिश, इसमें पता नहीं कौन कौन है। जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा होता उसके हाइड्रेंट में पानी आ रहा होता है और वहाँ से टैंकर चल रहे होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई एम श्योर आप कराची के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। सो ये मसला आपने हल करने की कोशिश की या इसे छेड़ते ही नहीं है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कराची के अंदर 5500 टैंकर्स इस वक्त चल रहे हैं और जिस वक्त हम नई मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया तो उस वक्त एक भी टैंकर हमसे इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड नहीं था। हमें नहीं अंदाजा था कि ये टैंकर जो चल रहे हैं ये कहाँ से पानी भरते हैं, किस तरीके से पानी को लेकर आते हैं और फिर आया कि ये मुजरे सेहत पानी है या दूसरा पानी है। सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने इन तमाम टैंकरों को इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर किया, उन पे QR कोड लगाया, उन टैंकर्स के वो जो ड्राइवर चला रहे हैं उनकी पूरी निशानदेही करते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस और उनके शनाख्ती कार्ड को डेटाबेस के अंदर एंटर किया। इस वक्त 3600 टैंकर्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड हैं। इन पे न सिर्फ QR कोड इनके जो मेन स्क्रीन है उस पे लगा हुआ है, बल्कि साथ साथ इन पे ट्रैकर भी लगा हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि कराची में चलने वाले तमाम टैंकर्स जो हैं वो इसी फोल्ड में आ जाएं, जिसमें इलीगल तरीके से कराची के अंदर जो टैंकर्स के थ्रू पानी का पहुंचाना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने एक माह के अंदर जो इलीगल तरीके से बेच रहे थे उनको अपनी तरफ बावर कराया और 90 मिलियन गैलन्स पानी जो बाहर से ये लोगों को बेचा करते थे वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने खुद बेचा। ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो कभी किसी वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन या आवाम के लिए नहीं हो सकी। दूसरी बात मैं बताता चलूं कि जो महंगा पानी का तस्करा करते हैं, आज भी मैं आपसे ये तवक्को करता हूं, अगर आप अवाम नाज से भी अपील कीजिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपने तमाम सार्फिन के लिए जो रसीद है वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद के साथ इन QR कोड के टैंकरों के साथ पानी फराहम कर रहा है। जो लोग इस फोल्ड में नहीं मौजूद हैं वो 100% चोरी का पानी बेच रहे हैं। आइए साथ मिलके उसके खिलाफ जिहाद करें, क्योंकि इसी तरह से हम इनको काबू में ला सकते हैं। पानी जब नहीं मिलता तो फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये भी ऐसी शिकायत हैं कि जब आप लोगों की हेल्पलाइन पे करते हैं तो या तो राब्ता नहीं होता या एट टाइम्स वहाँ पे भी ज्यादा मुआवजे का मुतालबा किया जाता है और रसीद भी नहीं मिलती। मैं आपके तवज्जो से ये बता देना चाहता हूँ, हमारी ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद है। 1334 नंबर है। इन 4 डिजिट के नंबर पे आप अभी कॉल कीजिए। अगर हमारा जो नुमाइंदा है वो आपसे बात करके मसले को हल ना करे तो मुझे बताएगा। मैं आज भी इस बात को बताता हूँ कि खामियां जरूर होंगी, लेकिन हमारा आज हमारे माजी से बहुत बेहतर है और हम इन लोगों को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में कोई टैंकर माफिया रह गया हो या उस माफिया को हमने कोई छूट दे रखी हो। सो अभी जो कमी है ये रिपेयर्स कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि कराची के बहुत से इलाके मुतासर हैं और आपको पता है ना, जब पानी से मुतासर होते हैं इलाके तो फिर वो जो टैंकर्स वाले हैं उनका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ जाता है। जी, हम पूरी मुकम्मल कर चुके हैं। हम कल इंशाल्लाह ताला इसको ओपन करेंगे और करके, क्योंकि जो रिपेयर का तरीकाकार है वो ये है कि जैसे इन्होंने अभी आपने वीडियो में दिखाया, ये कंप्लीट आयरन की केसिंग उसके वो मौजूद है, सरिया मौजूद है, कंक्रीट मौजूद है, उसको जैक हैमर से तोड़ा जाएगा। ये जगह क्लियर कराई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इंशाल्लाह 72 घंटों में नहीं तो कम से कम 48 घंटों में ये तरक्याती काम तो चलते रहेंगे। होपफुली सलाउद्दीन साहब आपकी टीम भी ज्यादा विजिलेंट रहेगी, सिर्फ ड्राइंग देकर इक्तफा नहीं करेगी कि आगे से ना तोड़ें, क्योंकि तोड़ तो सकते हैं फिर भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सुलेमान।
और जाहिर कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। आप हमें लिख के बताइएगा, आपके शहरों में टैंकर से आता है पानी? मतलब पंजाब में तो ऑब्वियसली नहीं आता, लेकिन हाँ, गवादर एक ऐसा शहर है जहाँ पर टैंकरों से पानी आता है। और हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, सक्खर में क्या सूरत हाल है, प्लीज़ हमें बताइएगा कि पानी कैसे आता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, पेशावर में क्या पानी टैंकरों से आ रहा होता है? सो या अभी हम इससे पहले ड्राई फ्रूट्स की ख़रीदारी की बात कर रहे थे। कम हुई है नेचुरली ख़रीदारी, महंगे हो गए हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, वैसे भी मसाइल का सामना है लोगों को। लाहौर से हमें हफ्सा उस्मान बताएंगी। जो बिल्कुल सर्दियों की आमद है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं। लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोग उनको ख़रीद ही नहीं पा रहे। इस वक्त मैं एक ड्राई फ्रूट की दुकान में मौजूद हूँ और आपको थोड़ा सा अगर रेट हम बता दें तो यहाँ पर अगर अच्छा आप बादाम लेना चाहते हैं तो तकरीबन जो है वो आपको हर कैटेगरी में मिलेगा। 2600 का भी मिलेगा, 2400 का भी मिलेगा, 4200 का भी मिलेगा। इसी तरह अगर अखरोट की कीमत की बात की जाए तो वो 1600 रुपये भी मिल रहा है यहाँ पे। किशमिश है तो किशमिश की मुख्तलिफ इकसाम है और उनकी मुख्तलिफ कीमतें यहाँ पे रखी गई हैं। इसी तरह से काजू है वो भी 4200 रुपये जो है वो किलो मिल रहा है। इसी तरह से चिलगोज़ा जिसकी कीमत जो सबसे ज़्यादा महंगा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है और आम लोग चिलगोज़ा जो है वो नहीं खा सकते, तकरीबन 16,000 रुपये किलो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि एक आम आदमी के पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। मुख्तलिफ यहाँ पे लोग भी हमें मिले, शहरी भी मिले, उनसे भी बात हुई और उनका यही कहना था कि अब ड्राई फ्रूट्स की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा आसमान से बातें कर रही हैं, जिनको अब वो ख़रीद नहीं सकते। यहाँ पे हमारी दुकानदारों से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, जिसकी वजह से इनकी सेल पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ा है। जी 16,000 रुपये फी किलो चिलगोज़ा। जी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मेज़बान जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी टीम को सीरीज़ में रहना है तो ब्रिटिश को आज हर सूरत में शिकस्त देना पड़ेगी। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मैच जीत कर सीरीज़ में कम बैक करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर पाकिस्तान ने जिस तरह पहला मैच सिर्फ 11 रन से हारा था और जिस तर्ज की क्रिकेट खेली थी, मैच जीतना तो इस स्टाइल में आसान नहीं होगा शायद। बाबर आजम का सितारा तो खैर वैसे ही गर्दिश में है, वो पिछले मैच में 1 रन भी नहीं बना सके थे, मगर ख़ुद कप्तान ने जितनी गेंदें ज़ाया की हैं और जिस तरह की इनिंग खेली है उस पर भी आफरीन ही है। कल साउथ अफ्रीका के हवाले से एक और ख़बर आई कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों और हेड कोच जेसन गिलिप्सी को जुमे को जनूबी अफ्रीका पहुँचना था, मगर गिलिप्सी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने फैसला PCB की जानिब से हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी ना होने पर किया है। बहरहाल अब ये जिम्मेदारी आकिब जावेदी निभाएंगे जो पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो अभी तक स्केड्यूल का ऐलान नहीं हो सका, सब बातें हो ही रही हैं, लेकिन अभी हम सभी मुंतज़िर हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिखू, पहले आज के मैच की बात कर ले, क्या चेंजेस करनी चाहिए हमें? ज़ाहिर है हमें अपना टेम्परामेंट, स्टाइल, फॉर्मेट, जिस तर्ज़ क्रिकेट है वो तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? आपने कहा कि रिजवान ने कहा हम ये मैच जीतकर जो है सीरीज को बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या मतलब है? रिजवान आज नहीं खेल रहे, इसलिए ज़्यादा ओवर तो वही खेलते हैं, यानी कि 20 ओवर वो खेल गए और पूरी टीम को उन्होंने डुबो दिया। अब मैं समझे शायद वो नहीं खेलेंगे, तो खैर एनीवे वो मजाक कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा सीरियस ना लें इस बात। नहीं हम नहीं ले रहे सीरियस। हाँ, सीरियस ना लें आप, क्योंकि आप लिटरली आप यकीन मानिए, पता नहीं बाबर के फैंस को शायद बुरा लगे, लेकिन अब ठीक है उनकी रैंकिंग, जब वो आउट हुए थे ना तो कहीं ना कहीं दिल में इत्मीनान था कि चलिए बाकी कोई आके रन बना लेगा, क्योंकि अगर ये दोनों लग जाते तो फिर तो काम तमाम था। नहीं देखो, मुझे कल किसी ने जिम में गया हुआ था तो मुझे किसी ने बोला और इनडायरेक्टली बोला, मतलब उसने मुझसे आके बात नहीं की, वो जोर जोर से इसलिए बात कर रहे थे ताकि मैं सुनूं। उन्होंने कहा कि जी बाबर जो है पिछले इतने सालों से खेल रहे हैं, उनके सबसे हाईएस्ट रन हो जाएंगे T20 में, मगर कितने मैच उन्होंने जिताए ये पता लगाया जाए। तो ये ऐसा रिकॉर्ड है। मैं आज फैजान लखानी से बात करूंगा कि उसका पर निकालें कि उसमें क्या होगा। जो मुझे लगता है ना, एक शायद चेंज हो जाए, वो बेचारा सुफियान मारा जाएगा। सुफियान को पिटाई हो गई कल पिछले मैच के अंदर, उसको आखिरी ओवर देके बड़ा जुल्म किया है उसने रिजवान ने, तो वो उनकी शायद तब्दीली होकर हो सकता है कि सलमान अली आगा को अंदर ले ले। फास्ट बॉलर को लेने का देखें, स्पिनर को इसलिए रखना जरूरी होता है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये वो टीमें हैं, न्यूजीलैंड जो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलती है, सारा साल खेलती है, उनका काम ही यही है। उनके नेट्स में 15-15 फास्ट बॉलर्स होते हैं, पूरे
उनके सिस्टम के अंदर बॉलर्स हैं जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं और उनकी पिचेस भी फास्ट है। तो आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी आप अगर लड़के को बनाना, सुफियान को दोबारा खिलाएं। सुफियान को दोबारा खिलाना चाहिए वैसे, क्योंकि सुफियान को जब आखिरी ओवर दिया था उसने जो रन खाए थे उसके बाद तो ये जहन में और दिल में धड़का था कि कहीं लिटरली इसी का काम तमाम करने के लिए तो नहीं ये ओवर दिया गया। लेकिन जाहिर है नियतों पे हम शक नहीं करेंगे। नहीं, काम तमाम करने के लिए नहीं हो सकता है ये हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, मगर ये है ना कि उससे कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं। रिजवान के कप्तान को कैलकुलेट करना चाहिए ना कि अभी बीच में इससे करा लूं आखिरी। मेरी बात सुने, ये तो एक मतलब हम वैसे कप्तान के अलावा भी बहुत से लोग इर्द गिर्द बैठे होंगे जो पैगाम भी पहुंचा सकते हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। एट टाइम्स कप्तान बहुत सारी चीजें देख रहा होता है, उस पर इतना प्रेशर होता है उसे नहीं समझ में आया, और वाइस कप्तान तो है नहीं, जाहिर है। मैं टीम के साथ रह चुका हूं 2 साल, उसके अंदर सारे ये बड़े प्लेयर थे उस जमाने के, सबसे वसीम अकरम भी था, वकार भी था, शाहिद अफरीदी, यू नेम इट, एवरीबॉडी वाज देयर इन 2003। कोई नहीं सुनता किसी की। अब मैं हैरान हूं कि ये हाई परफॉर्मेंस कोच, ये फील्डिंग कोच, ये कब और कहां कराते होंगे, किस तरह कराते होंगे। सारा लोड तो कोच के ऊपर होता है, वो उनको डिवाइड करता है, वो किस तरह करते होंगे, कैसे करते होंगे, ये कभी मैं वहां प्रैक्टिकली रह के देखना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से जो है एक तो रिजवान को चाहिए कि जो बैट्समैन है इरफान, उसको अपनी बैटिंग कराएं, ये ना करें कि शाहीन को ऊपर भेज दें, किसी और को ऊपर भेज दें, ये भी उनकी अजीब मंतक है हमारी क्रिकेट टीम की। और दूसरा ये कि उसको खिलाएं सुफियान को और उसको चांस दें इस तरह का कि वो बने प्लेयर। जी एक स्पिनर की जरूरत है और इसमें वो तमाम जरसूमे मौजूद हैं कि वो एक बेहतरीन स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर बन सकता है। कप्तान ही बना सकता है उसको और कुछ नहीं। कप्तान बिगाड़ना चाहे तो उसको बिगाड़ दे, बनाना चाहे तो बना दे। अब पता नहीं, एब्सोल्युटली कप्तान बिगाड़ भी सकता है और कप्तान करियर बना भी सकता है। पहले ओपन कैसे करना चाहिए वैसे, आज मुख्तसर शरारत नहीं थी, वैसे सवाल बहुत अच्छा है कि मेरे ख्याल से तो साइन को ओपन करना चाहिए बगैर किसी शक के। बाबर एक थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना कि वो एक बैड ओमन है, उसको चेंज करे, नंबर नीचे कर ले, एक करके तो देखे, हो सकता है उसकी फॉर्म लग जाए, वो अपने आप को चेंज कर दे। साइम को 100% ऊपर खेलना चाहिए। उसने अच्छे तेज रन किए, 31 रन जो भी किए हैं, उसको खिलाएं, उसको खेलने दें, उसको ओपन। मगर ये रिजवान से बात की जाए कि आपको पता है रिजवान ने 15 ओवर में पूरे 15 ओवर शुरू के खेला, सिर्फ 36 रन किए। जी वी नो, ये तो हम ये इस जुल्म का हम तज़किरा पहले भी कर चुके हैं सिकंदर। इस जुल्म ने हमारे दिल पे बहुत जख्म दिए हैं। सो हम आज मौका देंगे, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सिकंदर, हमारे पास टाइम जरा कम है आज, टाइम वी हैव, सो क्या होता है ये तो पता लग ही जाएगा शाम में। अभी हम सवात चलेंगे। मौसम कैसा है सवात का? इन केस यू प्लानिंग टू ट्रैवल इन विंटर वेकेशन, ज़रा बर्फ़ देखने के लिए तो बता देते हैं आपको कि क्या चल रहा है वहाँ पे। वादी स्वात में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिदत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्वात के न सिर्फ मैदानी इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में है, बल्कि जो स्वात के बाला इलाके हैं जिसमें वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा और मुल्क इलाके शामिल है, तो वो भी शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। स्वात के बाला इलाके वादी कलाम के बाला इलाकों गबराल, उतरोड़ और मुल्क इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद जो बाला इलाके हैं वो शदीद तरीन सर्दी के लपेट में है और लोग जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि स्वात के सियाती मकामात तक जाने वाले जितनी भी राब्ता सड़कें हैं वो तमाम के तमाम खुले हैं। इसलिए न सिर्फ मकामी लोग जो है वो आसानी के साथ स्वात के बाला इलाकों का रुख कर रहे हैं, बल्कि मुल्क भर से सयाह जो है वो भी स्वात के मज़ाफ़ाती इलाकों यानी मालम जब्बा, कलाम, गबराल और उतरोड़ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर हसीन मनाजिर के साथ साथ बर्फबारी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बर्फ़ पड़ रही है, ठंड बढ़ रही है। पेशावर चलते हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग ख़रीद रहे हैं या अभी तक दुकानदार ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। शीबा हैदर हमें बता रही हैं। पेशावर में मौसमी सरमा की आमद के साथ ड्राई फ्रूट की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा है कि गरीब जो तबका है वो कीमतें सुनकर खामोश हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये तो इतने महंगे हमारे ख़रीद से बाहर है। मैंने पूछा है कीमतें वगैरह, लेकिन बहुत महंगे हैं, खरीद नहीं सकते, आम आदमी नहीं खरीद सकते। जो है वो 2500 रुपये से बढ़कर 3000 और 3500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम मूंगफली की बात करें, ये मूंगफली जो है एक गरीब बंदा, एक आम शहरी खा सकता है, लेकिन गुज़िश्ता साल इसकी कीमत जो थी वो 400 रुपये थी और अब जो है ये 600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम बात करें ये ड्राई फ्रूट्स की, तो जो शहरी जो है वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ख़रीद नहीं सकते बल्कि सिर्फ उनको देख रहे हैं। जी
थैंक यू शीवा। अभी जाएंगे गुजरावाला जहां मौजूद हैं उस्मान खलील, हमारा वेट कर रहे हैं। जी उस्मान। जी, गुजरावाला में मौसम सरमा के आगाज में ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें तो सज चुकी हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत ना होने की वजह से ड्राई फ्रूट की हम देख रहे हैं कि फ़रोख्त में जो है उस कदर जो है इजाफा नहीं देखने में आ रहा। अगर बात की जाए कुछ कीमतों की तो जो सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट है वो मूंगफली है, जिसकी कीमत 1200 से 1400 रुपये फ़ी किलो है। अगर उसके बाद अखरोट की बात की जाए तो उसकी फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये है। पिस्ते की बात की जाए तो पिस्ता जो है वो 3600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह अगर पाकिस्तानी बादाम की बात की जाए तो पाकिस्तानी बादाम 3000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अंजीर जो है ईरानी वो 5000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खुबानी जो है वो 2000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर जो सबसे महंगे ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो चलगोज़ा वो 10 से 12,000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कुछ थैंक यू उस्मान। अभी हम जाएंगे मुल्तान ही जा रहे हैं ना? हाँ जी, और वहाँ से हमारी साथी हैं सोलेहा, वो हमें बताएं कि क्या अपडेट है। जी, मुल्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। 20 से 30% जो है वो शहरियों के मुताबिक कीमतों में इजाफा किया गया है, जिनमें अगर बात की जाए पिस्ते की तो वो 3200 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। बादाम 2600 रुपये फ़ी किलो, अखरोट पुराने वाले जो है वो 700 और नए वाले 800 रुपये फ़ी किलो, और जो काजू है वो 3600 रुपये फ़ी किलो, रोस्टेड काजू 4000 रुपये फ़ी किलो, छोटी मूंगफली 640 रुपये फ़ी किलो, चिलगोज़ा 14,000 रुपये फ़ी किलो, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जी, शहरों वाइज भी कीमतों में कितना फ़र्क है। थैंक यू सोलेहा मलिक, हमें अपडेट कर रही थी मुल्तान से। एंड दैट इज़ इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीक टू। इंशाल्लाह वी गोना सी यू ऑन मंडे।